अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुसलमान बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में हैं, लेकिन वहीं पर यूरोप में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो रही है। लेकिन एक वक्त था कि मुसलमान भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। उस वक्त को मुसलमानों की गोल्डन एज कहा जाता है। उस वक्त बगदाद में मुसलमानों के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। मुसलमान हर लिहाज से ऊपर थे। लेकिन अगर आज आप मुसलमानों की तरफ देखते हैं तो आज आपको हर तरफ तबाही ही नजर आएगी। दोस्तों, आप तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि तब बगदाद एक नॉलेज हब था, लेकिन आज बगदाद एक टेररिस्ट हब है। तब बगदाद में दुनिया भर के साइंटिस्ट फिरते थे, लेकिन आज बगदाद दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है। एक वक्त था कि मुसलमानों का लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा था, लेकिन आज वो लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया। आखिर ऐसी क्या गलती हुई है कि मुसलमान आज इस हाल में है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जरा शुरू से, मुसलमानों की गोल्डन एज से। मदीना में इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक का एक मदरसा था। इस मदरसे में इमाम जाफर सादिक दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते थे। इमाम जाफर सादिक जैसे इंटेलेक्चुअल इंसान ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। लाखों की तादाद में मुसलमान आपके इल्म से फैज़याब हुए। इमाम जाफर सादिक बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि वो उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और इमाम जाफर सादिक के स्टूडेंट्स ने भी बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया। इमाम जाफर सादिक के स्टूडेंट्स में से मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा। जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक का स्टूडेंट था। आज दुनिया इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है। इनकी केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ हैं। यही वजह है कि मगरिब भी इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है। इमाम जाफर सादिक ने मुसलमानों के लिटरेसी रेट को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। आज कंप्यूटर जिस प्रोग्राम के ऊपर वर्क करते हैं उसको कहते हैं अलगोरिथम, और ये अलगोरिथम मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी के नाम से निकला है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में ज़ीरो की डिस्कवरी अल-ख्वारिज़मी ने की। अलजबरा के बानी भी यही हैं। आज हम जो मेडिसिन अद्वियात इस्तेमाल करते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इब्ने सीना की है। अल-किंदी और इब्ने अल-हैतम ने ऑप्टिक्स में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की। और अगर देखा जाए कि कैमरा किसने डिस्कवर किया, वो भी इब्ने अल-हैतम ने किया। इसी तरह के बहुत ज़्यादा नाम है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जो मुसलमान इस हाल में है वो किसकी वजह से है, क्यों है? दोस्तों, इसकी भी कहानी हमारे अरूज से ही है। 9वीं और 13वीं सदी के दरमियान देखें तो उधर हमें ये नज़र आता है कि मुसलमानों ने बहुत कुछ किया। कि वहाँ ऐसे लोग थे जैसे इब्ने हैशम, जिन्होंने ऑप्टिक्स की बुनियाद डाली थी, आप समझ लें। तो फिर ये हुआ कि मुलायत छा गई हमारे लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, जिन्होंने ये कहा कि रियाजी पढ़ना हराम है। इमाम अल-गज़ाली ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ज़्यादा रियाजी पढ़ी तो फिर आप हर चीज़ के ऊपर सवाल करने लगेंगे। तो जब हमने ये सवाल करना छोड़ दिया, उसके नतीजे में फिर जो कुछ किताब में था उसको हम बगैर सवाल के तस्लीम करते चले गए। अब जदीद दुनिया में आप साइंस इस तरह से नहीं पढ़ सकते। हर तरह के लोग आते थे बादशाहों के पास, खलीफाओं के पास, बड़े रोशन ख्याल लोग थे जैसे हारून अल रशीद, जैसे अल मामून। लेकिन जब वो रिवायत खत्म होगी, जब एक तंग नजरी और तासुब आने लगा, आप कैसे ठीक हो सकते? अब ऐसे ठीक हो सकता है कि हम उसी जमाने की तरफ जाएं जब लोग रोशन ख्याल थे, जब उनके जहन खुले थे। जो उस्ताद की दहशत है हमारे माशरे में वो ऐसी है कि तालिब इल्म सवाल करने से डरते हैं। और उसकी वजह कुछ ये भी है कि उस्ताद खुद अपना काम नहीं जानते। हमें तो ये चाहिए कि जो बाहर की किताबें हैं वो लाई जाएं, वो पढ़ाई जाएं। मुस्लिम दुनिया में साइंस के जवाल की वजह क्या समझते हैं? बुनियादी वजह ये है कि हम सवाल करने से डरते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है किताबों में उसको हम तस्लीम कर लेते हैं, उसको झंझोड़े बगैर। बात कुछ इस तरह कि सल्तनत उस्मानिया जब अपने अरूज में थी, सल्तनत उस्मानिया के तख्त में बायजीद दोइम बैठे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा शान और शौकत से हुकूमत कर रहे थे। और यही वो दौर था कि जिस दौर में यूरोप में एक बंदे ने एक ऐसी इन्वेंशन कर दी थी जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इन्वेंशन का नाम है प्रिंटिंग प्रेस। ये बात है 15वीं सदी की कि जब जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया। इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से यूरोप में इनकलाब आ गया और यूरोप में बहुत ही ज्यादा किताबें छपने लगी और इसी की वजह से किताबें यूरोप के कोने कोने में चले गईं और यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और वहीं पे सल्तनत उस्मानिया, जिसके सामने यूरोप की कोई औकात नहीं थी, जो कि उस वक्त सुपर पावर थी, उसने इसको बैन कर दिया और ये पाबंदी लगा दी कि हमारी सल्तनत में, हमारी हुक्मरानी में कोई भी शख्स इस प्रिंटिंग प्रेस को यूज नहीं कर सकता और ना इससे छपी किताबों को इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजूहात तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में 200 साल बाद इस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर से ये बैन को हटा दिया गया। लेकिन 200 साल में जो नुकसान मुसलमानों को हुआ वो आज तक है और यहीं से सल्तनत उस्मानिया का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। आप खुद ही कंपैरिजन करें कि एक रीजन ऐसा है
जिधर बच्चा बच्चा किताबें पढ़ रहा है, उनका इंटेलेक्चुअल माइंड कैसे होगा, बजाय उसके कि एक रीजन ऐसा है जिसमें बड़ों को भी नहीं पता कि किताब क्या होती है, प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है, इजाद क्या है। अब बात करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया ने प्रिंटिंग प्रेस को क्यों बैन किया। प्रिंटिंग प्रेस को बैन करने की वजह राइटिंग थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ लातीनी रस्म और रिवाज की जुबानों को प्रिंट करता था और तब बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी कि वो प्रिंटिंग प्रेस अरबी रस्म और रिवाज की लिखाइयों को प्रिंट करे। और इससे सल्तनत उस्मानिया को ये थ्रेट नज़र आया कि इससे हमारे बाकी हितों में एक इख्तलाफ पैदा हो सकता है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। और 200 साल ये प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए बैन ही रहा, जिसकी वजह से यूरोप ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। आप कमेंट में बताएं आपका क्या ख्याल है कि क्या सल्तनत उस्मानिया को ये प्रिंटिंग प्रेस बैन नहीं था करना चाहिए, या फिर जो उन्होंने किया वो ठीक किया।